नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, उनका मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आज का 9वां मॉडल पेपर है। 8 मॉडल पेपर हो चुके हैं, आज का 9वां मॉडल पेपर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होगा, जिसमें हम आपके लिए जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो साइकोलॉजी क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं। साइकोलॉजी के क्वेश्चनों की अलग से हम क्लास कराएंगे जिसमें आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे साइकोलॉजी के। इस मॉडल पेपरों में इन मॉडल पेपरों में साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है। 75 क्वेश्चन है जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए अपने पास पेन और नोटबुक रखें और अपने आंसर लगाते जाएं, फिर बाद में अपने चेक करें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आशा कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहें। थैंक यू। क्लास को शुरू करते हैं। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रसिद्ध कायावेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूरदास ने, रहीम ने, दादू दयाल ने, प्रताप सिंह ने। अनुत्तरित प्रश्न। तो कायावेली ग्रंथ की रचना की थी वो संत दादू दयाल ने की थी। किसने की थी? संत दादू दयाल ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। संत दादू दयाल हैं, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में हुआ था 1544 में। इनके गुरु थे वो वृद्धानंद थे, कबीर के शिष्य थे वृद्धानंद जी। जे संत दादू दयाल जी के गुरु थे। संत दादू दयाल जी ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की जो आगे चलकर परम ब्रह्म संप्रदाय कहलाया। अंत में दादू पंथ के नाम से जाना गया। अतः दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल ने की थी। संत दादू दयाल की रचनाएं हैं वो उपदेश दादूरी वाणी, दादू दयाल रा दोहा, कायावेली। ये प्रमुख रचनाएं हैं संत दादू दयाल जी की। तो कायावेली है वो संत दादू दयाल की रचना है। अगला सवाल है आपका, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? विष्णुई संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय है वो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे संत जाम्बोजी थे। संत जाम्बोजी थे जिसने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। आपका अगला सवाल है, लोक देवताओं का कौन सा युग्म बालीनाथ का शिष्य था? मल्लीनाथ जी और रामदेव जी, हड़बू जी और रामदेव जी, देव जी और मल्लीनाथ जी, तेजा जी और रामदेव जी। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा हड़बू जी और रामदेव जी थे वो बालीनाथ जी के शिष्य थे। हड़बू जी और रामदेव जी। आपका अगला सवाल है, किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है? शिला देवी, कैला देवी, वर्णित दोनों कथन, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, कैला देवी। कैला देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। कैला देवी का मंदिर है वो करौली में है, धौलपुर राजस्थान करौली में है। कैला देवी अंजना माता का स्वरूप मानी जाती है कैला देवी, जिस पर कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। यह यादव वंश की कुल देवी है। करौली की माता है कैला देवी है वो यादव वंश की कुल देवी है करौली, जो काली सिंध नदी के किनारे स्थित मंदिर है करौली में।
आपका अगला सवाल है, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? श्रावण 8 दिन, भाद्रपद 8 दिन, श्रावण 7 दिन, भाद्रपद 7 दिन। आपका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद 8 दिन। भाद्रपद माह में श्वेतांबर जैनों का पर्युषण पर्व मनाया जाता है, वो 8 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 8 दिन चलता है। भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक चलता है जैनों का पर्युषण पर्व। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऊप छठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, घुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। आपका सही जवाब हो जाएगा, जो घुड़ला महोत्सव है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता है। ये आपका इसमें सही सुमेलित नहीं हो जाएगा, ये गलत है इसमें। तो घुड़ला महोत्सव है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है घुड़ला महोत्सव, ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है आपका, अमृता देवी की स्मृति में खिजड़ी सहित मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक शुक्ल दशमी को, आषाढ़ शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब होगा भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा जी का अमृता देवी जी की स्मृति में खिजड़ी शहीद मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द। और भाद्र शुक्ल दशमी को तेजाजी दशमी भी कहा जाता है। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजाजी दशमी भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? करणी माता का मेला बीकानेर जिला, रामदेवरा मेला जैसलमेर जिला, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला, कैलादेवी मेला करौली जिला। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा करणी माता देशनोक बीकानेर में है, सही है। रामदेवरा जैसलमेर में है। बेंडेश्वर है वो डूंगरपुर में आएगा। किस में आएगा? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, भरतपुर दुर्ग। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो भरतपुर दुर्ग है, जिसे जीतने में असफल होना पड़ा था कि एक भी आक्रमणकारी भरतपुर किले को जीत नहीं सका था। भरतपुर का दुर्ग भरतपुर में है, जिसे लोहागढ़ दुर्ग अजय दुर्ग कहा जाता है। अजय दुर्ग इसलिए है कि इस पर कोई भी आक्रमणकारी इसको जीत नहीं सका था। अगला क्वेश्चन है आपका, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित से किसने करवाया था? नेमिनाथ ने, विमल शाह ने, आदिनाथ ने, भीम शाह ने। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा विमल शाह ने। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था 1031 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जैसलमेर में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर है। कौन है? जोधपुर। अगला सवाल है आपका, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। तथ्य दे रखे हैं, देखने कौन कौन से चाहिए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं।
इसे जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। सही तत्व क्या चयन करना है, ऑप्शन चयन करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा यह महाराणा कुम्भा ने बनवाया था, ये तो सही है। इसमें 11 मंजिलें हैं, नहीं ये गलत है, तो 2 तो होगा ही नहीं, इसमें 1 हो जाएगा। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपके ऑप्शन दा में दे रखे हैं, तो ऑप्शन दा आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, शहरिया पुरुषों का सापा, मेहंदी से भरा हथेली का चिन्ह, मिट्टी का एक बर्तन। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा शहरिया जनजाति है जिसमें पुरुषों का एक सापा होता है, खपटा होता है, और शहरिया पुरुषों का सापा होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाजा गया है? पंडित पुरुषोत्तम दास, पुंडरीक विट्ठल, मनरंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास हैं वो प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में झूरोबा गीत है, एक विरह गीत, एक जनोत्सव गीत, एक वधू गीत। फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत। जो जोरोबा गीत है वो राजस्थान में एक विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। जोरोबा गीत इसे प्रीतम के वियोग में गाया जाता है, इसीलिए यह विरह गीत कहा जाता है जोरोबा। अगला सवाल है आपका, कुबलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? 18, 17, 16, 15। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा 17 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत परंपरागत नहीं है? महान व्यक्ति सिद्धांत, गुण सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत, मार्ग लक्ष्य सिद्धांत। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो मार्ग लक्ष्य सिद्धांत है वो परंपरागत सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन दा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, नेता का व्यक्तिगत गुण ही सफल नेतृत्व की चाबी है, यह कथन नेतृत्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत से, गुण सिद्धांत से, उदीयमान सिद्धांत से, स्थितिपरक सिद्धांत से। अनुत्तरित प्रश्न। तो नेता का व्यक्तिगत गुण ही सफल नेतृत्व की चाबी है, यह गुण सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रबंधकीय जाल की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी थी? टेलर एवं लिपहम ने, वेबर एवं रॉबर्ट हाउस ने, ब्लैक एंड माउटन ने, फेयोल एवं गुलिक ने। अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रबंधकीय जाल की अवधारणा है ब्लैक एवं माउटन ने दी थी। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें। स्माइल 2.0 कार्यक्रम कब से चलाया गया था? 13 अप्रैल 2020 से, 11 अगस्त 2020 से, 2 नवंबर 2020 से, 10 दिसंबर 2020 से। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा 2 नवंबर 2020 से। 2 नवंबर 2020 से ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। स्माइल 2.0 कार्यक्रम चलाया गया था। स्माइल 2.0 को आओ घर में सीखें कार्यक्रम के तहत चलाया गया था। स्माइल 2.0 में क्लास वाइज ग्रुप बनाए गए जिसमें क्लास टीचर और विषय अध्यापक और प्रधानाध्यापक होते हैं। स्माइल 1.0 में ग्रुप कक्षा वाइज
की बजाय संपूर्ण विद्यालय का बनाया गया था। अगला सवाल है, समग्र शिक्षा अभियान योजना से संबंधित निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है वो कौन सी है? राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, उपरोक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है वो समग्र शिक्षा अभियान योजना से संबंधित निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी संस्था है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का कार्य है शिक्षक शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना, शिक्षा में एमफिल, एमएड व पीएचडी के कार्यक्रमों का संचालन करना, स्कूल शिक्षा में नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना और उपरोक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य हैं वो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के कार्य हैं। अगला सवाल है आपका, SIQE का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण, उपरोक्त सभी अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो बच्चों में परीक्षा के भय से दूर करना है SIQE का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, IASE का प्राचार्य होता है जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष, संयुक्त निदेशक के समकक्ष, उप निदेशक के समकक्ष, प्रधानाध्यापक के समकक्ष, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। IASE का जो प्राचार्य होता है वो संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण, इसका प्राचार्य होता है वो संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है और उप प्राचार्य होता है वो उप निदेशक के समकक्ष होता है। इसका व्याख्याता होता है वो प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। अगला सवाल है, RT के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों को विकसित व लागू करने का कार्य है स्थानीय प्रशासन, प्राधिकरण, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सभी का। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार का। RT के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु मानकों को विकसित करने एवं लागू करने का कार्य है वो केंद्र सरकार का है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। RT की धारा 28 शिक्षक पद की योग्यता एवं सेवा शर्तों का उल्लेख करती है। धारा 28 जो अभ्यर्थी निर्धारित की गई योग्यताएं रखता है वह शिक्षक बनने का पात्र होगा। पूर्व कार्यरत शिक्षक को RT लागू करने के बाद योग्यता हासिल करने में तो 5 वर्ष का समय दिया गया है। बाद में इस अवधि को बढ़ाकर 2017 में 9 वर्ष कर दिया गया है। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें समुचित सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। अगला सवाल है आपका, कथन दे रखे हैं दोस्तों, इन कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा वाणी प्रसारण राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशनों पर होता है। शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCRT के नेतृत्व में किया जाता है। कक्षा 1 से 2 हेतु सोमवार से शुक्रवार 25 मिनट कार्यक्रम प्रसारण होता है। 26 मिनट से 35 मिनट कक्षा 3 से 8 तक के लिए प्रसारण होता है। कूट दे रखे हैं आपको, कूट में से चयन करना है कौन कौन से सही कथन हैं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। 1 और 2 कथन सही है। शिक्षा वाणी का प्रसारण 25 रेडियो स्टेशन पर होता है और शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCRT के नेतृत्व में किया जाता है। पहले 15 मिनट होते हैं वो कक्षा 1 से 2 के लिए होते हैं। 25 मिनट नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 15 मिनट होते हैं। और 15 से 35 मिनट होते हैं वो 3 से 8वीं तक के होते हैं। 15 से 35 मिनट है, 26 नहीं होती है। तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, 1 और 2 सही हो जाएंगे। 1 और 2 तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, RT 2009 के संदर्भ में असत्य कथन है।
RT 2009 के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। RT लागू होने के 3 वर्ष के भीतर प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय तथा 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, अगर पहले से नहीं है तो। 14 वर्ष की आयु के बाद तक भी प्रवेशित विद्यार्थी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकता है। विद्यालय TC जारी करने से मना नहीं कर सकते हैं। असुविधाग्रस्त बालकों के समूह में वे बालक हैं जिनके माता पिता अभिभावक भी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा। और सुविधाग्रस्त बालकों के समूह में वे बालक हैं जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। यह सही नहीं है कथन RT 2009 के संदर्भ में। RT 2009 है जिसमें आय 2.5 लाख वार्षिक आय से कम है तो दुर्बल वर्ग में आएंगे। अध्याय 7 धारा 38 मूल रूप से बाद में 38+1 अध्याय हो गए, धारा जोड़ी गई थी। धारा 12 में कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु विद्यालय के उत्तरदायित्व, धारा 12 में कहा गया है। और धारा 4 में अनुनामित और ड्रॉप आउट बच्चों को उनकी आय के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश, धारा 4 में दे रखा है। अगला सवाल है आपका, RSERT का या के उद्देश्य हैं विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन करना, शैक्षिक चुनौतियों को समाधान खोजना, निम्न कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। कूट दे रखे हैं दोस्तों, सही कूट का चयन करना है। तो इसमें RSERT के उद्देश्य हैं वो विद्यालय शिक्षा की गुणात्मक उन्नयन करना, ये भी है। शैक्षिक चुनौतियों के समाधान खोजना, ये भी है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण क्रियान्वयन मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? RSERT उदयपुर, IASE बीकानेर, DIET जयपुर, RIE अजमेर। अनुत्तरित प्रश्न आपका सही जवाब हो जाएगा RSERT उदयपुर, ऑप्शन आ है वो विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है RSERT। अगला सवाल है आपका, मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? शेखावाटी की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, बयाना की पहाड़ियाँ। आपका सही जवाब हो जाएगा जो कुकरा की पहाड़ियाँ हैं वो मेरवाड़ा की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने का कार्य करती हैं, तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? जलवायु प्रदेश दे रखा है, बीकानेर जिले दे रखे हैं। BWHW बीकानेर, BSHW भरतपुर, CWG टोंक, AW बांसवाड़ा। अनुत्तरित प्रश्न देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा BSHW भरतपुर। BSHW है जिसमें बृहस्पति नहीं आता है, ये ऑप्शन पर आपका असंगत हो जाएगा। BSHW में भरतपुर नहीं आता है। BSHW है जो पश्चिमी राजस्थान उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर तथा उत्तर पश्चिमी जोधपुर आते हैं। अगला सवाल है आपका, नदी दे रखी है, उद्गम स्थल दे रखे हैं, देखना सुमेलित करना है दोस्तों कौन सा किससे है। सावी नदी, कांकनी नदी, बाणगंगा नदी, कांतरी नदी। अब उद्गम स्थल दे रखे हैं इधर सेवर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, खंडेला पहाड़ियाँ, कोटड़ी गांव, ये सुमेलित करने हैं। तो इसमें आपकी सावी की पहाड़ियाँ हैं वो सेवर की पहाड़ियाँ से उद्गम हुआ है। सावी की पहाड़ियों का सावी नदी है जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से हुआ है। ऑप्शन ए का हो जाएगा, एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो हट ही गए दोनों। अब देख रहे हैं कांकनी नदी है जिसको कांकनी नदी कहते हैं जिसका उद्गम है कोटड़ी या कोटरा की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। तो
बी का हो जाएगा 4। अब बी का 4 इसमें नहीं है तो इसमें ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। बाणगंगा नदी है जिसका उद्गम है वो बैराट की पहाड़ी से हुआ है, बैराट की पहाड़ी से हुआ है, तो सी का हो जाएगा 2। और कांतली है वो खंडेला सीकर से हुआ है। अगला सवाल है आपका दोस्तों, जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं PDF पाने के लिए। माही सुगंधा तथा पूसा सुगंधा का संबंध किस फसल से है? गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो चावल है वो माही सुगंधा और पूसा सुगंधा की फसल की किस्में हैं। चावल की किस्में हैं वो माही सुगंधा, पूसा सुगंधा हैं। गेहूं की किस्में हैं वो सोना, सोनालिका, कोहिनूर, ये सभी गेहूं की किस्में हैं। बाजरे की हैं वो चरी, RHV 58, RHV 30, ये बाजरा की किस्में हैं। चावल की किस्में रत्ना, माही सुगंधा, चम्मल, जया, BK, पद्मा, पूसा, साबरमती, बासमती, परमल, कृष्णा, कावेरी, ये सभी चावल की किस्में। मक्का की है माही कंचन, माही धवल, नवज्योति, ये मक्का की किस्में हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी? 15 जून 1994 को, 4 जून 1998 को, 24 जून 1978 को, 15 जून 1978 को। अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है वह 24 जून 1978 को जारी की गई थी। ऑप्शन साहब का सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 को प्रकाशित की गई थी, भैरव सिंह शेखावत के समय की गई थी। द्वितीय औद्योगिक नीति है वो 1990 में भैरव सिंह शेखावत के समय। तृतीय है 1994 में भैरव सिंह शेखावत। और जो 7वीं औद्योगिक नीति है वो 2019 में अशोक गहलोत के समय की गई थी। बाकी सभी भैरव सिंह शेखावत के समय की गई थी। अगला सवाल है आपका, दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? जयपुर, कोटा, अलवर। अनुत्तरित प्रश्न। अलवर दोबारा आ गया है दोस्तों, तो इसमें वैसे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A, जयपुर से। दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है वो जयपुर से नहीं गुजरता है। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो डूंगरपुर है वो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों, खनिज दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है। एक तरफ मैंगनीज क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। मैंगनीज क्षेत्र नेगड़िया, बड़ीसार, बोनली, काला खूंटा। जिले दे रखे हैं बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर। इनको सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें नेगड़िया है वो राजसमंद में, कहाँ है? राजसमंद में, 1 का 3। बड़ी सार है वो उदयपुर में है। बड़ी सार और छोटी सार कहाँ है? उदयपुर में है। बोनली है वो सवाई माधोपुर में है। काला खूंटा बांसवाड़ा में है। तो आपका हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 आपके ऑप्शन बा में दे रखे हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसीको की स्थापना कब की गई थी? 28 मार्च 1959 को, 69 को, 20 जनवरी 1980 को, 3 जून 1961 को, 15 नवंबर 1979 को। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा 3 जून 1961 को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसीको की स्थापना की गई थी। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन लिमिटेड 3 जून
61। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत को छांटिए, असंगत को पहचानना है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1955, रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी 1995, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान 1995, आर्थिक विकास बोर्ड 1996। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब हो जाएगा जो आर्थिक विकास बोर्ड है वो 1996 में नहीं हुआ था, तो आपका ऑप्शन द सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक विकास बोर्ड है वो 1999 में हुआ था, 1999 में। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का प्रथम साइप्रस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? रूपनगढ़ अजमेर, रामगंज मंडी कोटा, रामपुरा भाटियाना जोधपुर, बोरनाड़ा जोधपुर। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब हो जाएगा बोरनाड़ा जोधपुर है, जहां राजस्थान का प्रथम स्पाइस पार्क स्थापित किया गया था, बोरनाड़ा जोधपुर में। और जापानी पार्क है वो है नीमराणा गिलौट में, नीमराणा गिलौट में। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। साइबर पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, सूचना तकनीकी पार्क, जापानीज पार्क दे रखे हैं, सुमेलित करना है। तो आपका जापानीज पार्क है नीमराणा गिलौट में, डी का एक इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो हट ही जाएंगे दोनों, ये बचे। सूचना तकनीकी पार्क, जो सूचना तकनीकी पार्क है वो जयपुर में है, सीतापुरा जयपुर में सूचना तकनीकी पार्क। सी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सॉरी दोस्तों, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? 1967 से, 1968 से, 1963 से, 1969 से। तो गंगानगर ने चीनी शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना 1968 से शुरू किया था, ऑप्शन ब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? एब्सेंट अनुमति, इनफॉर्मल अनौपचारिक, कंक्लूजन प्रतिकूल, रिव्यू प्रतिलोपन। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब हो जाएगा जो रिव्यू है वो पुनर्विलोकन, ये हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, ऑप्शन द सॉरी, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा कंक्लूजन प्रतिकूल, ये सही नहीं है, कंक्लूजन प्रतिकूल। कंक्लूजन का सही होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष होता है, और एडवर्ज प्रतिकूल। अगला सवाल है आपका, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? लाइसेंस प्रपत्र, रिकमेंडेशन उपबंध, वैकेंसी रिक्ति, कन्वेन संयोजन। अनुत्तरित प्रश्न, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें लाइसेंस प्रपत्र, यह सही नहीं है। लाइसेंस का समानार्थी होता है अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति होता है लाइसेंस का अर्थ, तो ये ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयुक्त हुआ है? अलंकारिक, सुंदरता, अधिकारी, अधोनातन। अनुत्तरित प्रश्न, आपका सही जवाब हो जाएगा जो अधिकारी है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अधि उपसर्ग और ई प्रत्यय, अधि प्लस कार प्लस ई, ऐसे अधिकारी बना है। अगला सवाल है, निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित हैं? जगदीश,
मान तेसर, कपीस सदाचार, एतएव आच्छादन, षडानन उल्लास, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो षडानन और उल्लास हैं वो व्यंजन संधि से निर्मित शब्द हैं। कपीस में स्वर संधि आ गई है, एतएव में स्वर संधि आ गई है और जगदीश में भी स्वर संधि आ गई, तो इसमें सभी षडानन और उल्लास दे रखे हैं वो व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ऑप्शन था आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, किस विकल्प में समश्रुति शब्दों का अर्थ भेद नहीं है? अनिष्ट अनिष्ट, अनर्थ निष्ठा रहित, निर्जर निर्झर, झरना जो बूढ़ा ना हो, कोर कौर, किनारा ग्रास, परिणय प्रणय, विवाह प्रेम, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका हो जाएगा निर्झर, निर्जर और निर्झर, झरना जो बूढ़ा ना हो, यह सही नहीं है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो निर्जर होता है वो बूढ़ा होता है, वो जो निर्झर होता है वो झरना होता है, उल्टा हो गया है, निर्झर झरना, निर्जर बूढ़ा, ऐसे होगा। ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन पहचानना है कौन सा इसमें असत्य कथन है। विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम और कानून भी तय करती है, वहीं उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वही कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी है भी इसका हिस्सा होती है। इन कथनों में से देखना ही कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पहचानना है, तो इसमें हो जाएगा आपका दोनों ही सही कथन है। दोनों ही क्या है? सही कथन है। तो इसमें आपका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन दा, ना तो एक और न ही दो गलत हैं, दोनों ही सही हैं। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक का बटन तो जरूर दबाएं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक का बटन तो जरूर बनता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगला सवाल दे रखा है आपका, विधायिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, उनके विचार करना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। यह जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक एवं खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि परक होती है। अब देखना है कूटों में से कौन से सत्य हैं, तो इसमें हो जाएगा एक और दो दोनों ही सत्य हैं, तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपके दे रखे हैं कथन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में कथन दे रखे हैं। इन कथनों से में से देखना ही दोस्तों कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं, इन कथनों से देखना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति के पास वकालत का अनुभव या कानून विषय होना आवश्यक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, अतः इसे कम से कम ज़्यादा किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति ली जाती है। तो इसमें देखना ही कौन कौन से सही हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ये भी सही है। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के पास वकालत का अनुभव या कानून विशेषज्ञ होना आवश्यक है, ये भी सही है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कम से कम निश्चित होता है, ये गलत है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति, ये भी गलत है। तो इसमें जाएगा एक और दो सही हैं। एक और दो आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? एक और दो दे रखे हैं आपके ऑप्शन नंबर आ में, तो ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्लोकन, अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो एकीकृत न्यायपालिका है वो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। यह एकीकृत न्यायपालिका संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब।
अगला सवाल है आपका, भारत में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था। अगला सवाल है आपका, पीतल एक मिश्र धातु है, टिन और लेड की, लोहा और निकल की, कॉपर और जिंक की, कॉपर एवं टिन की। अनुत्तरित प्रश्न। पीतल है वो कॉपर और जिंक की Cu+Zn, कॉपर प्लस जिंक की मिश्र धातु है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा Cu+Zn, मिश्र धातु। इनमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पीतल, कांसा और सोल्डर। इनको विशेषकर याद करना। जो पीतल है वो तांबा प्लस जिंक 70 और 30 का प्रतिशत होता है इनका। तांबा 70 होता है, जिंक 30 होती है। तो पीतल बनती है वो तांबा जिंक से बनती है। कांसा बनता है वो तांबा और टिन से बनता है। सोल्डर सीसा और टिन से। सोल्डर सीसा टिन, कांसा तांबा टिन, पीतल तांबा जिंक। अगला सवाल है, मानव में ओपिओइड्स हमारे खाली जगह में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड्स ग्रंथियां रिसेप्टर से बंध जाती हैं। श्वसन नली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं जठरांत्र पथ, दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठरांत्र पथ। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड्स ग्रंथियों से बंध जाती हैं, जो मानव में ओपिओइड्स ग्रंथि होती हैं वो। अगला सवाल है आपका, यदि एक वस्तु से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है तो वस्तु पुनः पृथ्वी पर आएगी, पृथ्वी की कक्ष में चक्कर लगाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी, इनमें से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें पृथ्वी अंतरिक्ष में चली जाएगी। जो वस्तु है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, जिसे पलायन वेग कहते हैं, अगर इससे अधिक वेग हो जाता है तो वस्तु ऊपर चली जाती है। जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, अगर इससे अधिक वेग से अगर वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब। अगला सवाल है, किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक है उच्च ताप एवं निम्न दाब, उच्च दाब एवं उच्च ताप, निम्न ताप एवं निम्न दाब, निम्न ताप एवं उच्च दाब। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा निम्न ताप एवं उच्च दाब किसी गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक होता है, निम्न ताप एवं उच्च दाब। ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं धीरे धीरे मृत हो जाती हैं सेलुलोज के निक्षेपण से, पैक्टिन के निक्षेपण से, लिग्निन के निक्षेपण से, सिलिका क्रिस्टल के निक्षेपण से। अनुत्तरित प्रश्न। आपका सही जवाब हो जाएगा लिग्निन के निक्षेपण से दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं धीरे धीरे मृत हो जाती हैं। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, समीकरण युग्म x की घात x वो 3 की घात x + y - 81 की घात x - y को हल करना है दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो 3x + y बराबर कितना दे रखा है 34। इसमें समीकरण के हिसाब से हल करेंगे तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, तीन अंकों वाली एक संख्या दे रखी है 4A3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 से जोड़ने पर अंकों वाली संख्या 13, 20, 7 प्राप्त होती है तो 11 से विभाजित है, तब 3A + 4B कितना होगा? 31, 35, 37, 39। इसमें हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो आपका 4A + 3 में जोड़ेंगे 984 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 137। तो 137 हो जाएगा A + 8 बराबर B, A + 8 बराबर B। तो 13B 7 इनको निकालेंगे
तो आपका बी बराबर 9 आ जाएगा, बी बराबर 9 आ जाएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा, ए बराबर 1 और बी बराबर 9 इसमें रख देंगे। तो 3 + 9 × 36, 3 + 36 37, ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। 3 + 36 39 हो जाएगा आपका ऑप्शन था। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण होगी जिसका एक मूल 2 बराबर √5 है। द्विघात समीकरण निकालना है दोस्तों। द्विघात समीकरण यदि मूल 2 + 5 है तो दूसरा मूल 2 - √5 होगा, 2 - √5 हो जाएगा दूसरा मूल। तो अल्फा बराबर a + √5 हो जाएगा, बीटा बराबर 2 √5 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा 4, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका x² - 4x - 1 बराबर 0। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, यदि एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्या और समान आयतन रखते हैं तो गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? 1:3, 1:2, 3:1, 2:1। तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, 1/3 πr² h ये होता है। और शंकु का आयतन दे रखा है 4/3 πr² h, 4/3 πr³ शंकु का वो गोले का आयतन होता है। तो इसमें लिखा रहे हैं क्या दे रखे हैं, समान त्रिज्या और शंकु की आयतन व्यास शंकु की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। शंकु और गोले के समान त्रिज्याएं हैं, तो इसमें आ जाएगा h बचेगा और इसमें 4r बचेगा, h और 4r क्योंकि बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। एक नीचे r बचेगा, इसमें ऊपर h और फिर r दे रखा है आपका 1:1, 1 दे रखा है, 1:1 होता है तो इसका व्यास हो जाएगा 1:2, 1:2 ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, किसी महीने में 30 तारीख को रविवार है और उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? शनिवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार। पीछे लौट रहा है दोस्तों, पीछे लौटाएं तो विषम दिन 1 घटा दें, 29 दिन -1 विषम दिन हो जाएगा आपका 1 तारीख को शनिवार। ऑप्शन आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, मणिक निशा से किस प्रकार संबंधित है? कथन दे रखे हैं उनमें से देखना है। मणिक निशा की सास का एकमात्र बेटा है। मणिक निशा की सास का एकमात्र बेटा है तो इसी से ही हो रहा है पहले से ही, तो वो कथन 1 सा हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, एक 15 सेंटीमीटर के लंबे रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है तो बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? बड़े घन को छोटे घन में काटा जाता है तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, बड़े घन के जो भुजा दे रखी है उसमें छोटे घन की भुजा का भाग दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। तो 15/3 बराबर कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब 5 का क्या कर देंगे, घन निकाल देंगे। 5 का क्या लगा देंगे, घन दे रखा है तो संख्या निकालेंगे, घन निकाल देंगे। 5 का घन होता है 5 × 5 3 बार, 5 × 5 3 बार हो जाएगा आपका 125। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, ये आरेख दे रखा है दोस्तों कि 65 से 68 नीचे दिए गए दंड चित्रों में दिया गया दंड आरेख मार्च 2008 में 5 कंपनियों की रंगीन टीवी की मांग तथा उत्पादन को बढ़ा दर्शाता है। आरेख का भलीभांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं 65 से 68 तक के। ये आरेख को भलीभांति पढ़ लीजिए दोस्तों, ये आरेख है आपका, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। जो ए दे रखा है वो 3300 और 3200, बी है वो 1200 2700, सी है वो 3000 1500, डी है वो 600 1800, ई है वो 2500 1000 दे रखी है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चन, इस आरेख के क्वेश्चन। इस आरेख का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 कंपनियों को मिलाकर
औसत मांग और औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है? 5 कंपनियां जिनको मिलाकर औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर पूछा है दोस्तों। 5 कंपनी है आपकी। औसत मांग दे रखी है आपकी, जो ज़्यादा मांग दे रखी है औसत मांग वही है। तो 3300, 2700, 3300 और 1200 ये औसत मांग है। 3300, 1200 और आपका 3000, 600 और 2500 इनको जोड़ेंगे, फिर कुल उत्पादन को जोड़ेंगे 2200, 2700, तो आ जाएगा कुल मांग आएगी आपकी 10,600। 10,600 तो कुल मांग हो जाएगी आपकी 10,600 बटे 5। 10,600 बटे 5 आपकी हो जाएगी और कुल उत्पादन हो जाएगा आपका 9200 बटे 5। 9200 बटे 5 इसमें आपस में डिवाइड दे देंगे तो आपका हो जाएगा 1400 बटे 5। 1400 बटे 5 आ जाएगा 280। क्या आ जाएगा? 280। आपका ऑप्शन 7 सही जवाब हो जाएगा। अरे खान खजूरों क्यों खा रहे हो? इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 7 280। अगला सवाल है आपका, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों की संख्या में क्या अनुपात है? 2:3, 4:1, 1:1, 3:2। तो इसमें आपका अनुपात हो जाएगा 3:2। 3:2 हो जाएगा ऑप्शन द। अगला सवाल है आपका, कंपनी डी की मांग कंपनी ई की मांग का लगभग कितनी प्रतिशत है? कंपनी ई की मांग को कंपनी डी की मांग से पूछा है कितना परसेंट है। इसमें परसेंट लगाने 600 बटे 2500। 600 बटे 2500 गुणा 100। 600 बटे 2500 जो जीरो 25 चौका 100 24 24% हो जाएगा आपका ऑप्शन 7। अगला सवाल दे रखा है आपका, कंपनी बी तथा डी की औसतन मांग और औसतन उत्पादन का क्या अनुपात है? 1:5, 2:5, 3:5, 4:5। अनुत्तर प्रश्न आपका, इसमें अनुपात निकालना है बी और डी की औसतन मांग और उत्पादन मांग का। औसतन मांग और उत्पादन मांग का क्या निकालना है आपको? उत्पादन मांग का निकालना है अनुपात। औसत मांग उत्पादन मांग का अनुपात का हैगा 2:5 ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, जो भी दोस्तों जो भी मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। D/5, G/9, J/10, 14 और M/20 ये दे रखे हैं। इनमें क्या है, ऊपर वाली संख्याओं में तो क्या दिया रखा है? 1 3 3 जोड़ दिया है। ऊपर वालियों में 3 3 जोड़ दिया है कि D 4 पे है तो G 7 पे है, +10 +13 +16 16 पे हो जाएगा आपका P ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन द आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, नीचे अब आ गए हैं आपके इंग्लिश के, वो रीजनिंग का ही है। बी खाली जगह C A खाली जगह B A खाली जगह B C A इसमें देखना है आपको। तो पहले तो इसके गिन लो, पहले इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हैं, तो ये आ जाएंगे आपके 20 हैं सब 20 का हो जाएगा 5 5 के जोड़े। 5 5 के जोड़े बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 तो ये आ जाएगा यहाँ तक, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ऐसे 5 5 के जोड़े बनाएंगे तो इसमें आ जाएगा आपका
BAABC, ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एमिएबल? एलूफ, फ्रेंडली, जीलियस, ब्यूटीफुल, अनुत्तर प्रश्न। आपका इसमें हो जाएगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एमियली का सिनोनिम्स होता है फ्रेंडली, ऑप्शन बा। अगला सवाल है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिल्यूसेंट। रिल्यूसेंट का हो जाएगा नोबल, एनॉक्सिस, रेडी टू डू समथिंग, अनवाइलिंग। तो इसमें हो जाएगा अनवाइलिंग। रिल्यूसेंट का होता है अनवाइलिंग। रिल्यूसेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा अनवाइलिंग। अनिच्छुक का अनिच्छुक हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट देखना है। वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, ऑर्डिनेंट, ऑर्डेंड, इनऑर्डेंड, अनुत्तर प्रश्न। इसमें इनकरेक्ट देखना है। तो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा आपका ऑर्डेंड, विहित, अनऑर्डेंड, यूज सही होगा, इन नहीं होगा, ए आएगा अन, UN आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन द आपका इनकरेक्ट। अगला सवाल है आपका, ही इज सो रेस्ट, खाली जगह डेट ही कैन नॉट स्टे इन ए पीस फॉर लॉन्ग, फुल, ब्ली, लेस, एबल। रेस्ट प्लस लेस, रेस्टलेस, आराम न करना। वह कोई दिन तक एक जगह पर नहीं रुक सकता, मीन्स वह है तो रेस्टलेस होगा, रेस्टलेस। वह व्यक्ति जो कोई भी दिन तक नहीं रुक सकता है, तो इसके लिए हो जाएगा रेस्टलेस, लेस आएगा इसमें, ऑप्शन सा। ऑप्शन सा सही जवाब। अगला सवाल है, इन मॉडल पेपर का आखिरी सवाल है दोस्तों। द मोस्ट खाली जगह हेयर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स, एडेप्ट, एडॉप्ट, एडजर, एडेप्ट। इसमें हो जाएगा आपका एडेप्ट। एडेप्ट होता है परिस्थिति अनुसार खुद को बदलना, परिस्थिति अनुसार खुद को बदलना, अडेप्ट, ऑप्शन आ हो जाएगा आपका सही जवाब। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज की क्लास में थोड़ी मिस्टेक हुई है, उसके लिए सॉरी। और जो प्रीवियस मॉडल पेपर हैं, आप प्रीवियस मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, आपकी वीडियो पर दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करें और प्रीवियस मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। और जो भी टॉपिक के बारे में आपको पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, जो टॉपिक देखने हैं आपको, वो टॉपिक वाइज आपकी क्लास दे रखी हैं। तो उसमें आप टॉपिक पर प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक पर जा कर के क्लास दे सकते हैं। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहता है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।